नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं अनंत भट्ट। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हो जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं, कुछ बदलने की हमारी कोशिश अधूरी रह जाती है। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। तो कार्यक्रम में आज बात होगी कोरोना की। 3 साल पहले कोरोना के खिलाफ जो जंग शुरू हुई थी वो अब तक पूरी तरह से थमी नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वायरस अब वैसा हाहाकार नहीं मचा रहा जो उसने पहले दुनिया में मचाया था। लेकिन जब भी वायरस के संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है तो सचेत होना लाजमी है, जरूरी है। वायरस की फिर से पैर पसार रहा है, लिहाजा उसकी मौजूदा चाल को डिकोड करना जरूरी हो जाता है। मसला केवल वायरस के खतरे का नहीं है, चुनौती संक्रमण से उबरने के बाद भी बनी रहती है। वायरस की चाल और उससे जुड़ी हर चुनौती को आज हम कार्यक्रम में डिकोड करेंगे। चर्चा चुनौतियों के साथ उससे जीतने के उपायों पर भी होगी। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे जो हर पहलू पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत करेंगे। मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना फिर से सिर उठा रहा है, मामले फिर से बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है करीब 1 साल बाद। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली ये वो राज्य हैं जहां केस ज्यादा हैं। हालांकि अब इस वायरस को लेकर लोगों में वैसा डर नहीं है जैसा पहले देखा जाता था, लेकिन केंद्र समेत तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खतरे से निपटने की तैयारी में जुटे हैं। कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत आज और कल देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई है। इसके तहत अस्पतालों में मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये मॉक ड्रिल सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में हुई। ऑक्सीजन पर्याप्त है, मतलब काफी ऑक्सीजन के। अब तो हमारा एक प्लांट भी लग गया, तो हमें पहले भी सेकंड वेव में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी। अब तो हमारा प्लांट भी लग गया, एक पीएसए प्लांट लग गया, तो अब तो हमारे पास ऑक्सीजन की कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। डर भले ही पहले जैसा ना हो, लेकिन वायरस को लेकर पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकते। लिहाजा मामले बढ़ने पर टेंशन होना लाजमी है, क्योंकि कोरोना के मामलों को लेकर देश में पिछले 6 महीनों से शांति थी। असल में कोरोना की वजह से हमारे जीवन में पहले ही काफी बदलाव आ चुके हैं। कोरोना ने हमारी जिंदगी को कई स्तरों पर प्रभावित किया है। मसला केवल तन से जुड़ा नहीं है, मन पर भी इस बीमारी ने असर डाला है। महामारी के इस दौर में हम खुद और अपनों को कैसे बचाएं और कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए तमाम तरह की जानकारी और सुझाव मौजूद हैं। लेकिन अचानक आए उछाल की वजह को समझना बेहद जरूरी है। राहत की बात यह है कि मामलों में उछाल के बावजूद देश के हालात नॉर्मल हैं, क्योंकि अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम है, जिसकी बड़ी वजह वैक्सीन है। देश में ज्यादातर लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। हालांकि सावधानी के लिए डॉक्टर सभी को बूस्टर डोज लगवाने की सलाह दे रहे हैं। जिन लोगों को अगर पुराने रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, या जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, उनको इन सब चीजों पर बड़ा ध्यान रखना होगा। शुगर कंट्रोल पे काफी ध्यान रखना होगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होगा। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो चिकित्सक से मिलकर अपना इनिशियल हार्ट का टेस्ट कराएं। भारत समेत दुनिया को कोरोना से जंग लड़ते हुए 3 साल हो चुके हैं। इस बीच कोरोना के खात्मे के लिए लगातार रिसर्च भी जारी है। लेकिन ये भी सच है कि कोरोना काल में कुछ बीमारियों के मरीजों में इजाफा देखने को मिला है। खासकर कोरोना से उबर चुके लोगों में कई बीमारियां नई चुनौती के रूप में सामने आई हैं।
यानी लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक कोरोना से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये शोध का विषय है कि क्या वजह कोरोना है या कुछ और। इसी तरह से अगर शुगर आपके डायबिटीज आप पहले नहीं थे बट कोविड के बाद आपको डायबिटीज हो गया, चाहे वो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हो या ऑटो इम्यून मैकेनिज्म से पैनक्रियास की कोई प्रॉब्लम हुई हो, इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ हो, बट अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जो भी दवाई है वो लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर हमेशा चेक कराते रहें। अगर खड़े होने पे ब्लड प्रेशर गिरता है उसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं, वो भी लॉन्ग कोविड में कॉमन है, उस पर भी ध्यान रखनी है। ऐसे में उन लोगों के लिए कोरोना अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है जो इससे पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना अपने साथ साथ कई बीमारियों को लाया है जिनकी चपेट में आने से खुद को बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। संतुलित आहार लें और फिजिकली एक्टिव रहें, और जो भी आपके पास रिस्क फैक्टर्स हुआ है या जो रिस्क फैक्टर आपके पास है, जैसे आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इसको बिल्कुल टाइट कंट्रोल में रखें, फिजिकली एक्टिव रहें। वक्त के साथ वायरस का रूप भी बदलता है और उसकी चाल भी बदलती है। ये वायरस पहले भी कई बार अपना रूप बदल चुका है और अब भी ये सिलसिला थमा नहीं है। लिहाजा जरूरत है वायरस की हर चाल को डिकोड करने की, ताकि उसकी हर चाल को हम नाकाम कर सकें। इसके लिए संयम और संकल्प जरूरी है। मसला केवल कोरोना नहीं है, बल्कि उसके असर के तौर पर सामने आने वाली बीमारियां भी हैं। लिहाजा चुनौती कई हैं, लेकिन हम पहले भी जीते थे और आगे भी जीतेंगे। वरुण सिन्हा, दिल्ली गुड न्यूज टुडे। तो वायरस की इस नई चाल को समझेंगे, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे और उन चुनौतियों पर भी बात होगी। चुनौतियां मसलन वो बीमारियां, चुनौतियों का मतलब है वो बीमारियां जो कोरोना से उबरने के बाद भी लोगों को घेर रही हैं और माना यह जा रहा है कि इनका सीधा कनेक्शन कोरोना संक्रमण से है। तो विस्तार से तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेगा। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत से पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया मौजूद रहेंगे, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। डॉक्टर ब्रिजेश कुंवर, जो कि डायरेक्टर और हेड है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के मेडिकल हॉस्पिटल से। इसके अलावा डॉक्टर प्रतीत समदानी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जो कि प्रोफेसर हैं मेडिसिन एंड कंसल्टेंट फिजिशियन हैं जसलोक और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में। सभी सीनियर डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं यहां पे रुक करना चाहूं डॉक्टर अंकित कुमार का। डॉक्टर साहब, जब बात कोरोना की आती है तो लोगों की सांसें अपने आप ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि सीधा और पहला इफेक्ट हमारे नेजल एरिया पे होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। लेकिन लोगों के जहन में इस समय यह आ रहा है कि 6-7 महीने हो गए थे, कोई अर्जेंसी देखी नहीं जा रही थी। अब वायरस ऐसा लग रहा था कि डेड हो गया है, स्लो हो गया है और लगभग इससे छुटकारा मिल गया है। लेकिन अचानक ये सर्ज आया है सामने 6-7 महीने के बाद। इस सर्ज की वजह लोगों को समझ में नहीं आ रही कि सर्ज की वजह आखिर है क्या। जैसा कि आप सब अभी जान रहे हैं कि अभी फिर से जो है एक नया वेरिएंट ही है, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है हमारा, ये 11.6 जो है। और ये किसी भी वायरस की अगर हम लॉन्ग हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें ये रहता है कि वो म्यूटेट करता रहता है, और कुछ म्यूटेशन की वजह से कुछ म्यूटेशन जैसे हो जाते हैं जिसमें वो आपके इम्यून सिस्टम्स को एस्केप कर जाता है, और वही जो जब वो एस्केप होने की वजह से आपको दोबारा जो है वो जो बीमारी करा सकता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ये जनवरी और के बाद से जो हमारे एक बार वायरल का एक फेज चला जहां काफी ILI आए थे, उसके बाद से फिर से ये आपका ये भी कोरोना वायरस के भी केसेस जो हुए हैं वो बढ़ के आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं फिर से, और अभी काफी केसेस आ चुके हैं। और इनका अगर हम देखा जाए तो ये सारे केसेस जो हैं लगभग उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जब हमारा वो पहला आपका जब आया, जब पहली वेव आई थी उस समय के हिसाब से ही चल रहे हैं जी। तो डेफिनेटली घबराना नहीं है, बट बचाव जरूर करना है जी। क्या ये किसी लहर का संकेत है? क्योंकि जब कोरोना को डिकोड करने की बात आती है तो उसकी वेव से इसको जोड़कर देखा जाता है, इसके फैलाव को उससे जोड़कर देखा जाता है कि इसका दायरा क्या रहेगा। क्या ये किसी वेव का कारण बन सकता है? वेव का कारण तो मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी मेडिकल सिस्टम है, लोग हैं, इसके बारे में काफी अच्छे से अवगत हो चुके हैं ये क्या क्या चीजें करा सकती है। जैसे आपने आज भी अभी बताया भी कि आज देश में 2 जगह 2 दिन के लिए जो है हम मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में अवेयरनेस काफी ज्यादा है। बस हमें सावधानियां बरतने की जरूरत है।
कि हम मास्क जो हमने जो अपनी लाइफ से एक बार निकाल दिया था, मास्क लगाना, दूसरी जगह पे, ऐसी जगह पे जाना जहाँ भीड़ भाड़ हो, ठीक है, ऐसी जगहों पे जाना हमने फिर से स्टार्ट कर दिया था। तो उन सब चीजों को अगर हम फिर से अपने लाइफस्टाइल में वापस लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि हम किसी वेव को आने से पक्का रोक सकते हैं। हाँ, बट डेफिनेटली हमें जो केसेज हैं, उस तरह के केसेज जो आपको एक्सट्रीम ऑफ एजेज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, हमारे जो 70 साल 80 साल के जो पेशेंट्स हैं, जिनमें कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज है, उनमें ये ज्यादा अभी हम देख रहे हैं, जो एडमिशन भी हो रहे हैं उनमें ही ज्यादा हो रही है, और जो मोर्टेलिटी हो रही है वो भी इनमें ही ज्यादा हो रही है। चलिए, मैं डॉक्टर प्रतीक समदानी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये तो हुई बात कि सर्ज की वजह क्या है, एक नए वेरिएंट की बात यहां पर हो रही है, म्यूटेशन की बात यहां पर हो रही है, वेव को लेकर भी लोगों के जहन में कंसर्न है कि कहीं कोई वेव का आने का संकेत तो नहीं, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब ने हमें बताया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये जो मामले आ रहे हैं, ये वायरस की वापसी कितनी गंभीर है? लोग इसको एक सर्दी जुकाम के तौर पर ले, या फिर इसमें इसके अंदर गंभीरता आप देख पा रहे हैं, इसमें गंभीरता है वैसी ही? ये क्या कोई वेव का संकेत है? जब भी कोई भी बीमारी बेसलाइन से ऊपर जाती है तो टेक्निकली उसे वेव कहा जाता है। लेकिन 100% ये वैसा वेव नहीं है जहां सेकेंड और थर्ड वेव थे। ये गंभीर बीमारी नहीं है, ये फ्लू जैसे सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती है, लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो लोग ज्यादा वृद्ध है, जो एकदम छोटे बच्चे हैं, क्यों छोटे बच्चों को असर ज्यादा नहीं करता इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन, लेकिन ये बच्चे दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं, उनको सावधानी लेनी पड़ेगी। जो लोग कोई इम्यून सिस्टम के कारण कोई डायलिसिस पे है, या कैंसर का ट्रीटमेंट है, या पुअर हार्ट फंक्शन है, उन सभी को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे बेहतर ध्यान ये है कि सावधानी जारी है। मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ जगह में नहीं जाइए, हाथ को साफ रखिए, मास्क को बराबर ढंग से पहनिए। तो ये 100% कोई भयानक बीमारी नहीं है। कोई भी बीमारी में अमुक परसेंटेज, छोटे परसेंटेज लोग की मृत्यु होती है, और ये कोविड के लिए भी जरूरी है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि हमने 2 या 3 वैक्सीन लगा दिए फिर भी हमें कोविड क्यों हुआ। देखिए, वैक्सीन कॉम्प्लिकेशंस और सिवियरिटी से बचाता है, कोविड का इन्फेक्शन माइल्ड कर सकता है, और इसीलिए बहुत लोगों को हो रहा है। और इस बार देखेंगे तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु और लॉन्ग स्टे बहुत कम है, लोगों का एडमिशन भी बहुत कम है। तो सावधानी रखिए, घबराइए नहीं। चलिए, डॉक्टर ब्रजेश कुंवर का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जब बात कोविड की हो रही है, कोरोना की हो रही है, तो इससे जुड़ी तमाम स्टडीज अभी चली रही हैं, इसको लेकर शोध भी लगातार हो रहे हैं, ट्रेंड्स को भी रीड करने की कोशिश की जा रही है। एक ट्रेंड ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेंड मेडिकल क्षेत्र में ये देखने को मिला है कि कोरोना काल के बाद से जो लोग इसके संक्रमण का शिकार हुए हैं, उनमें वनरेबिलिटी बढ़ गई है, खासकर बीपी को लेकर, खासकर हार्ट डिजीज को लेकर, खासकर शुगर को लेकर। क्या ये वास्तव में कोरोना का ही एक साइड इफेक्ट के तौर पर है? और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? अगर आप जिन लोगों को पहले हार्ट डिजीज नहीं थी, वो अगर हार्ट डिजीज का शिकार हो रहे हैं, जिन लोगों को पहले बीपी नहीं था, वो अगर बीपी का शिकार हो रहे हैं, जिनको पहले शुगर नहीं थी, वो अगर शुगर का शिकार हो रहे हैं, तो कोरोना ने कैसे एडवर्सली उनकी बॉडी को इफेक्ट किया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोरोना का जो इम्पैक्ट था वो 2 तरह का था। एक तो इट हैज इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल, सबका स्ट्रेस लेवल बढ़ा। तो एज यू नो कि स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हार्ट डिजीजेस में। आपको स्ट्रेस की वजह से एक हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, एक स्टेबल हार्ट का पेशेंट जो है वो एक्यूट हार्ट अटैक करके आ सकता है। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह थी। दूसरा, हमने जो कोरोना में ट्रीटमेंट भी दी, वो आप देखें तो स्टीरॉइड्स बहुत रैम्पेंट यूज हुए, तो उसकी वजह से जो लोग प्री डायबिटिक थे, जो डायबिटिक नहीं थे, वो डायबिटिक हो गए। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स का रेजिडुअल लंग्स पे डैमेज हुआ, तो लंग डैमेज की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है वो हार्ट के ऊपर भी प्रेशर पड़ा, बिकॉज लंग्स एंड हार्ट आर ऑल इन सर्कुलेशन, कॉमन सर्कुलेशन। तो वो वजह है। फिर जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कई लोगों का वायरल इंड्यूस्ड पैंक्रियाटिक डैमेज हुआ, जिसकी वजह से डायबिटीज हुआ। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन चीज हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे कोविड के थे जिनको कोविड के दौरान हार्ट में मायोकार्डाइटिस हुआ। दैट मीन्स डायरेक्ट इन्फेक्शन टू द हार्ट मसल्स,
तो वो मायोकार्डाइटिस का इम्पैक्ट ये है कि उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर भी कर गए हैं। आई विल से अराउंड 25% पेशेंट रिकवर कर गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारे पास फॉलोअप में हैं, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर बहुत कम हो गई है। तो कोविड ने हमको बहुत तरह से इम्पैक्ट किया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक पड़ा कोविड में, और हार्ट अटैक पड़ने की वजह था क्लॉटिंग और ब्लीडिंग का जो हमारे पास पैरामीटर्स होता है। जैसे देखिए, ब्लड में केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को तुरंत स्टॉप करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं केमिकल जो क्लॉटिंग नहीं होने देते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करने देते हैं। तो उसका जो इम्बैलेंस हुआ कोविड के दौरान, उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनको कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर नहीं था, जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, फिर भी वो हार्ट अटैक करके आए। उन पेशेंट्स में हार्ट अटैक पड़ा, और वो इम्पैक्ट हमारी यंगर जनरेशन ने भी देखा। जो हमारे हार्ट अटैक के ऊपर अगर आप पूछें कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, जिस तरह के पेशेंट्स हम लोग, जिस तरह के हार्ट अटैक्स हम 40, 50, 60, 70 ईयर्स में देखते थे, वो पेशेंट्स अभी हमारे 20 to 30 ईयर्स में आने शुरू हो गए। चलिए, मैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया का यहां पर रुख करना चाहूंगा, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है, इसके अलावा पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये बात भी हो रही है कि केवल हार्ट डिजीज ही नहीं, केवल बीपी शुगर ही नहीं, मन पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ा, और कुछ कुछ स्टडीज तो इस तरफ भी इशारा कर रही हैं कि एक खास किस्म के जीन को या प्रोटीन को कोरोना ने टारगेट किया, उस पर अटैक हुआ कोरोना के दौरान, संक्रमण के दौरान, और वो एक बड़ी वजह बना, कैंसर कॉज का एक बड़ी वजह बना वो। क्या ये चीजें कोरोना से कनेक्ट हो रही हैं? क्या उसके दुष्प्रभाव के रूप में देख पा रहे हैं हम इन चीजों को, या ये अभी केवल एक इनिशियल एक स्पेकुलेशन इसको हम कह सकते हैं, या फिर ट्रेंड वैसा ही दिख रहा है? आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं उनको मेडिकल साइंस की भाषा में लॉन्ग कोविड एंड पोस्ट कोविड भी कहते हैं जी। तो काफी सारे लोगों को जब कोरोना का संक्रमण हुआ उसके बाद लोग शिकायत करते रहते हैं कि उनको शरीर के अलग अलग हिस्सों में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये लॉन्ग कोविड पोस्ट कोविड का साइंटिफिक रीजन समझ में आता है कि कोरोना कहने को तो एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, लेकिन इसका इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट होता है। अर्थात यह शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करेगा यह प्रेडिक्टेबल नहीं है। ब्रेन में जाएगा तो उससे संबंधित सिम्टम्स आएंगे, हार्ट को अफेक्ट करता है तो हार्ट से, लिवर, किडनी, शरीर के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तो इस पर विदेशों में कई सारी स्टडीज हुई हैं और देखा गया है कि 200 से अधिक ऐसी कंडीशंस हैं जिनको जो लॉन्ग कोविड पोस्ट कोविड में आ सकती हैं और शरीर का हर हिस्सा प्रभावित हो सकता है। अब विदेशों में तो इस पर काफी स्टडी है, लेकिन भारत में इसके बारे में एविडेंस नहीं है और इतना अधिक डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, दूसरा एक मेजर चैलेंज यह है कि कई सारे लोग अब जब भी कोई उन्हें दिक्कत आती है वो कहते हैं उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ था, उसके बाद उनको एक दिक्कत आ रही है। लेकिन यह जरूरी नहीं है, इसका टेम्पोरल रिलेशनशिप नहीं जरूर है, लेकिन इसका साइंटिफिक प्लॉजिबिलिटी नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि काफी सारे जो स्टडीज आई हैं वो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि हो सकता है कि इन लोगों को, जिन लोगों को लॉन्ग कोविड पोस्ट कोविड आ रहा है या जिनको गंभीर बीमारी हुई थी, उनको पहले से ही कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर या ऑटोइम्यून डिसीज कंडीशन थी, लेकिन कोरोना के आने के बाद क्योंकि एक बहुत छोटे समय में कई सारे हजारों लोग कोरोना से प्रभावित हुए, तो अब इन सिम्टम्स की रिपोर्टिंग पहली बार हुई है, उनका कंडीशन पहली बार डिटेक्ट हुआ है। तो एक तो ये हाइपोथेसिस है जी। दूसरा बात ये है कि एक और नया एविडेंस आ रहा है जिसमें कहते हैं कि हो सकता है ये सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं, पोस्ट वायरल एक्यूट इलनेसेज के लिए, जैसे चिकनगुनिया की बीमारी है जी, तो उसके बाद कई सारे लोग शिकायत करते रहते हैं कि उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो जो वायरल इलनेसेज होती हैं उसके बाद लॉन्ग सिम्टम्स बने रहते हैं। लेकिन कोरोना का अंतर था कि छोटे अंतराल में बहुत सारे लोगों को प्रभावित हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ लोगों को, एक प्रपोर्शन है जिनको पोस्ट कोविड सिम्टम्स हो रहे हैं, लिवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन फॉग वगैरह सारी वो चीजें हो सकती हैं। तो उसमें मुख्य बात यह है कि एक तो अगर जो भी कंडीशन है उस व्यक्ति को, आप उस शरीर के उस हिस्से से संबंधित किसी भी जनरल फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। अगर वो रेफर करते हैं तो मैं यहाँ पे डॉक्टर अंकित का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जो प्राइमरीली कहा जाता है कोरोना के बारे में कि ज्यादातर इफेक्ट जो है इसका लंग से जुड़ा है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा है। लेकिन अगर कोरोना संक्रमण से लोग उबर गए हैं तो जो डैमेज हुआ है हमारी लंग्स को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे नेजल एरिया को, क्या वो रिवाइव हो सकता है या फिर उसके लिए हमें ताउम्र प्रयास करने होंगे? ये लोगों के जहन में एक सवाल है जो घूमता रहता है। और उनमें जिनमें लॉन्ग कोविड के सिम्टम या
या हम उनका सिटी स्कैन करा के देख रहे हैं किसी भी वजह से उनको प्रॉब्लम अगर हो रही है जी, तो अगर हम 100 में से अगर देखेंगे तो केवल 3 से 5 जो व्यक्ति हैं ऐसे होंगे जिनमें अभी तक कोरोना का हमें प्रभाव दिख रहा है। लगभग 90 to 95% जो व्यक्ति हैं वो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट से डेफिनेटली मुक्त हो चुके हैं, उनको इतनी ज्यादा प्रभाव नहीं है। बट 3 से 5% व्यक्ति जो हैं अभी भी हैं कि जिनको कोरोना का लॉन्ग टर्म इफेक्ट काफी ज्यादा रह रहा है। और ये चूंकि ये हम 3 to 5% अगर आप लेते हैं तो चूंकि नंबर ऑफ केसेस हमारे पास इतने ज्यादा थे तो वो ये एक बहुत बड़ा चंक हो जाता है जिनमें अभी भी हमारे ओपीडीज में हमारे पास जो हेल्थ केयर में ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें कोरोना के खत्म होने के 2 साल बाद भी उनकी सांस फूल रही है। एलर्जी के सिम्टम्स काफी बढ़ गए हैं जिनके अंदर में जो पहले कभी जिनको अस्थमा नहीं थी उनमें अस्थमा के सिम्टम्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो और कई ऐसी चीजें हैं जो लॉन्ग कोविड की वजह से हमें दिख रही हैं जिसको आप देखा जाए तो वो शरीर के सारे अंगों को फ्रॉम ब्रेन टू आप अगर देखें किडनी, लंग्स, लीवर, एवरीथिंग वो उसको इन्वॉल्व करा जी। अंकित जी, आपसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सीधे मैं रुख करूंगा डॉक्टर प्रतीत समनानी का। डॉक्टर साहब, एक और ट्रेंड इस बार देखा जा रहा है कि जिनको हो रहा है, चाहे वो उनको टेस्ट में आया ना हो, लेकिन लंबे समय तक खांसी रह जा रही है, लंबे समय तक उनको रेस्पिरेटरी दिक्कत हो रही है, उनके जहन में यह है कि ऐसा क्यों है, इसका समाधान क्या है? कोरोना हो या नॉर्मल फ्लू हो, खांसी पेशेंट लोग को 2-3 हफ्ते तक रह सकती है। यदि टेस्टिंग की सुविधा न हो तो अपने आप को आइसोलेट करिए 3 से 5 दिन। बुखार आने पे पैरासिटामोल की गोली लीजिए, सर्दी आने पे सर्दी की कोई गोली लीजिए। दूसरा, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है। इस वक्त फ्लू के भी केसेस बहुत ज्यादा है। अगर इन्फ्लुएंजा का कोई केस पॉजिटिव आया तो उसके लिए अलग से दवा अवेलेबल है। बाकी घरेलू इलाज जो आप करते हैं वो करते रहिए, दूसरी कोई एक्स्ट्रा दवा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूँ कि आइब्यूप्रोफेन या निम्यूसिलाइड जैसी दवाइयों का उपलब्ध नहीं करिए और एंटीबायोटिक लेने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये बताया गया है लास्ट 3 सालों में कि जिन लोगों ने भी अननेसेसरी एंटीबायोटिक ली है उनको रेजिस्टेंस। डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में ये भी जरा बता दें कि ये खांसी जो है ये कितने दिन तक परसिस्ट कर सकती है, मतलब कब तक लोग वेट करें इसका, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इससे। खांसी है, यदि लंग्स को या फेफड़ों को ज्यादा इफेक्ट नहीं किया है तो आमतौर पे 2 से 3 हफ्तों तक रह सकती है, लेकिन इसका प्रमाण धीरे धीरे कम हो जाता है। चलिए, डॉक्टर चंद्रकांत का मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, एक और जो ट्रेंड इस बार देखने को मिल रहा है इस बार के सर्च में, वो ये बात भी सामने आ रही है कि जो 12 साल के बच्चे हैं या उससे छोटे बच्चे हैं उनमें इंफेक्शन ज्यादा नजर आ रहा है, वो थोड़ा ज्यादा संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। तो मां बाप को चिंता है, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, कैसे इसकी प्रिकॉशन ली जाए, कैसे इसका बचाव किया जाए, उसकी वजह क्या है? नहीं, मेरी राय में ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों को या 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है जी। इस बात का कोई भी इंडिकेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी पिछले 2 महीने में 2 से 3 महीने में फ्लू का संक्रमण काफी फैला है, H1N1 और H3N2, और कोविड और फ्लू दोनों के सिम्टम्स में क्लिनिकल बेसिस पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। तो अधिकतर जो संक्रमण हुए हैं वो मोस्टली फ्लू के संक्रमण हुए हैं। कोविड का कोई भी एडिशनल एविडेंस नहीं आया कि बच्चों को गंभीर संक्रमण हो रहा है। लेकिन याद रखने की बात है कि चाहे कोविड हो या फ्लू हो, सभी आयु वर्ग इससे सिमिलर इफेक्ट होते हैं। अगर घर का एक सदस्य को कोविड हुआ या फ्लू हुआ तो बहुत संभावना है कि अगर वो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा, अगर प्रोटेक्टिव मेजर नहीं, तो अन्य मेंबर्स को हो जाएगा। लेकिन इस स्टेज पर जो इस तरह की बीमारी रेस्पिरेटरी इलनेसेज होती हैं, हम उसमें सिर्फ इन्फेक्शन नहीं देखते हैं, हम उसका आउटकम देखते हैं। तो देखा जाता है कि जो 65 साल से 60 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं उनको तो फ्लू और कोविड दोनों गंभीर हो सकते हैं। उसी तरह से अगर एडल्ट 18 से 59 साल के व्यक्ति हैं, अगर उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या इम्यून कंप्रोमाइज है, तो उनको भी गंभीर बीमारी हो सकती है। जहां तक फ्लू की बात आती है तो फ्लू बच्चों को भी अधिक प्रभावित करता है, खासतौर से 6 महीने से 5 साल के बच्चों। मैं लौटता हूं आपके पास डॉक्टर साहब। मैं ब्रजेश कुंवर जी का यहां पे रुख करना चाहूंगा, क्योंकि बात लगातार हार्ट डिजीज की, शुगर की, डायबिटीज की, बीपी की भी लगातार हम कर ही रहे हैं। तो इसमें क्या कोई कैटेगराइजेशन करके चीजों को देखना होगा डॉक्टर साहब, या फिर एट लार्ज चीजों को देखना होगा कि कोई भी प्रभावित हो सकता है, या जिनकी कोई हिस्ट्री रही है वो ज्यादा वल्नरेबल हैं, या फिर जो पहले से बीमारी का शिकार थे उनको ज्यादा सचेत रहना होगा? तो इन्फेक्शन तो ये किसी में भी हो सकता है, लेकिन जो लोग
ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट या लंग को लेकर के हैं, उनमें अगर ये सिम्टम्स आते हैं या ये इन्फेक्शन होता है तो उसकी सीरियसनेस ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जितने भी हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर उनका लंग कंजेस्टेड रहता है या हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनमें माइनर फ्लू भी सीरियस हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका हार्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है और अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डिले नहीं करना है, अपने लोकल डॉक्टर को, अपने फिजिशियन को तुरंत जाकर के मिलना है, क्योंकि एक छोटी सी फ्लू या छोटा सा कोविड इन्फेक्शन भी है, अगर रूटीन पेशेंट्स में अगर वो 2-4 दिन में चला जाता है तो लेकिन वो उस पेशेंट के केस में वो सीरियस हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हार्ट के पेशेंट्स को केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आप पिछली बार की भी जितनी भी लहरें आई उसमें अगर आप देखें तो ज्यादातर हार्ट के पेशेंट्स की डेथ जो हुई है वो जो डायरेक्ट कोविड की वजह से नहीं है, वो हार्ट डिकम्पेंसेट हुआ या हार्ट नए इवेंट हुए उस वजह से हुआ है। मैं डॉक्टर अंकित का यहाँ पे फटाफट रुक करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सभी को चर्चा में शामिल करना है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर समझना है। डॉक्टर साहब, ये जानना जरूरी हो जाता है कि लाइफस्टाइल प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों ही स्थिति में लाइफस्टाइल कितना बड़ा फैक्टर यहां पर रोल प्ले करता है, और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कोविड में जब लॉकडाउन लग गया उसके बाद से चीजें और भी बदली हैं और लाइफस्टाइल एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। डेफिनेटली देखिए, लाइफस्टाइल जो है, अगर कोई भी क्रोनिक डिजीज है, जैसे सबने हमने बताया कि कोई भी पेशेंट जो क्रोनिक डिजीजेस के से पीड़ित हैं, उनमें जो है कोविड जो अगर होता है तो उसके अंदर में खतरा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोई भी क्रोनिक डिजीज है, अगर हम डायबिटिक माने, हम अगर कार्डियक पे हैं, तो उसमें आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए। और हमने देखा भी यही कि जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम क्रोनिक डिजीजेस का अगर ग्राफ देखें लास्ट 1 और 2 ईयर्स के अंदर में, तो वो काफी बढ़ गया है। और इसके पीछे बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा था कि हम जब लॉकडाउन था तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाए, और जब हम घर से बाहर निकले, जो हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए थे, हमें बोथ लंग्स की एक्सरसाइजेज, नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो करनी चाहिए थे, वो हम नहीं कर पाए। और उसकी वजह से ही इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि हमारी जो कंट्रोल था शुगर का, हमारा कंट्रोल थी लिपिड पे, जो आपको हम देखा जाए जो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर में और कार्डिक चीजों के अंदर में देखने के लिए, वो सारी चीजें उससे प्रभावित हुई हैं। और डेफिनेटली उसने एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। जो हम एक सर्ज देख रहे हैं कि जो क्रोनिक डिजीजेज हैं वो जो बढ़ के आ रही हैं लास्ट 1 से 2 सालों के अंदर में, वहां पे आपका लाइफस्टाइल जो हमने आ रहा चेंज हुआ। आपको बताते हैं उन उपायों के बारे में जो सरकारी स्तर पर किए जा रहे हैं और जो लोग अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं वो तस्वीरें जो आज देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल्स आज की गई। बेसिकली इसकी वजह यह है कि जो लगातार मामलों में उछाल आया है, 5000 से ज्यादा मामले सामने 24 घंटे के दौरान आए हैं, तो उसको देखते हुए सरकारें किसी भी किस्म का कोई जोखिम लेना नहीं चाहती हैं। लिहाजा जो तैयारियां हैं, जो इंतजामात हैं, जो पूरी की पूरी व्यवस्था है इस कोरोना से लड़ाई से जुड़ी, उसको परखा जा रहा है हर स्टेज के ऊपर, और इसके लिए जरूरी हो जाता है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल आज भी हुआ है, मॉक ड्रिल कल भी किया जाएगा, और इस पूरी मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल एक ही है कि तैयारियों को परखा जाए, ये देखा जाए कि पूरा सिस्टम मजबूती के साथ एक फ्लो में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कुछ खामियां नजर आती हैं, दवाओं से लेकर ऑक्सीजन तक, अगर किसी भी किस्म की किसी भी स्तर पर कोई खामी नजर आती है तो उसको वक्त रहते ही दुरुस्त कर लिया जाए। हालांकि जितने सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ अभी इस चर्चा में मौजूद रहे, उन सब ने कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं कि मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ इसका सामना करने की जरूरत है। कुछ उपाय जरूर आप अपना सकते हैं इस कोरोना के दौरान। हमने इस लड़ाई में यही सीखा है कि अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें, अगर हम अपनी हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, तो हम कोरोना को मात दे सकते हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अपनी इम्यूनिटी का, और इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि हम नियमित व्यायाम करें, हम एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं। इसके अलावा जो व्यसन है उनसे हम दूरी बनाए रखें, हेल्दी डाइट खाएं, और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है, वैक्सीन वो लोग जरूर लगवाएं। हालांकि देश में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो डबल डोज लगा चुके हैं, लेकिन बूस्टर डोज को लेकर लोगों के मन में अभी भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो लगातार उनसे अपील की जा रही है कि वो बूस्टर डोज को भी लगवाएं, जिससे कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में वो पूरी तरह अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द एक मजबूत सुरक्षा घेरा तैयार कर सकें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, और इस विश्वास के साथ
सामना करने की जरूरत है कि पहले भी हम ये जंग जीते हैं और आगे भी जैसे जैसे कोरोना का ये वायरस अपना रूप बदलेगा उसकी हर चाल को हम डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद उसका सामना हम करेंगे। तो आज कार्यक्रम में इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए।